स्टूडेंट्स। तो कोशिका विभाजन जो टॉपिक था वो अपना चल रहा था, जिसमें हमने इंटरफेज डिस्कस कर ली थी और अब हमने आज एम फेज डिस्कस करनी है। एम फेज के 4 भाग प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। यानी पूर्वावस्था प्रोफेज बोला जाता है जिसको, मध्यावस्था यानी मेटाफेज, पश्चावस्था यानी एनाफेज और अंत्यावस्था यानी टीलोफेज। इनको आज हम पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें इंटरफेज में मैंने आपको 3 चरण बताए थे, G1, S और G2। G1, S और G2 ये हमने डिस्कस कर लिए थे। लेकिन अब इंटरफेज के अंदर कोशिका में क्या क्या स्थितियां रहती हैं, क्या क्या परिवर्तन आते हैं, उसको एक बार मैं डायग्राम के थ्रू आपको क्लियर करने वाला हूं, क्योंकि डायग्राम से ही ये सारा सिस्टम जो है वो हमारे को समझ आने वाला है। तो ये मान लो हमारी एक जंतु कोशिका है। ये कोशिका झिल्ली हो गई और इसके बिल्कुल बीचों बीच ये मान लो केंद्रक हो गया। ये केंद्रक झिल्ली बना रहा हूं और इसमें जो होता है क्रोमेटिन जाल, जिसको गुणसूत्र बोलते हैं हम, ये क्रोमेटिन जाल हो गया। और ये केंद्रिका, केंद्रिका हो गई, केंद्रिका। और ये मान लो तारक काय हो गया, तारक काय। ये तारक काय, तारक काय, ये केंद्रिका या केंद्रिक, ये केंद्रक झिल्ली हो गई। और ये गुणसूत्र जो क्रोमेटिन जाल के रूप में होते हैं, क्रोमेटिन जाल। तो ये एक कोशिका की प्रारूपिक संरचना मैंने आपको बता दी, जो कि कोशिका विभाजन में हमने डिस्कस करनी है, सेल डिवीजन में हमने डिस्कस करनी है। तो अब इसमें क्या हुआ, केंद्रक के आकार में वृद्धि हो गई। इंटरफेज के अंदर हमने पढ़ा था कोशिका अपने आकार में वृद्धि करती है, तो केंद्रक के आकार में वृद्धि हो जाती है, कोशिका द्रव्य बढ़ जाता है, डीएनए की प्रतिकृति हो जाती है, यानी डीएनए की मात्रा दुगनी हो जाती है और एटीपी का संश्लेषण होता है। क्योंकि जब कोशिका विभाजन होगा तब वहाँ ऊर्जा की आवश्यकता है और ऊर्जा जो है वो एटीपी के रूप में चाहिए होती है अपने को, तो एटीपी का यहाँ संश्लेषण होने लगता है और तारक काय का भी यहाँ विभाजन शुरू हो जाता है। और तारक काय के विभाजन से 2 पुत्री तारक काय बन जाते हैं। तो ये 2 पुत्री तारक काय बन जाते हैं। तो ये इंटरफेज थी, अंतरावस्था थी, जिसमें हमने 3 स्टेजेस G1, S और G2 में डिस्कस किया था। अब प्रोफेज में क्या होगा, पूर्वावस्था में क्या होगा, वो देखें हम लोग। पूर्वावस्था, तो पूर्वावस्था एक्चुअल में 3 भागों में होती है, प्रारंभिक, मध्य और पश्च। प्रारंभिक पूर्वावस्था, मध्य पूर्वावस्था और पश्च पूर्वावस्था। लेकिन इसमें जो चेंजेस आने हैं वो हम इकट्ठे डिस्कस करेंगे सारे, कि क्या क्या चेंजेस जिसमें आने वाले हैं। तो ये कोशिका थी, ये कोशिका हो गई। तो सबसे पहले चेंज जो आया, केंद्रक झिल्ली लुप्त होना शुरू हो जाती है। तो केंद्रक झिल्ली लुप्त होना शुरू हो जाती है। केंद्रिका लुप्त होना शुरू हो जाती है, केंद्रिका लुप्त होना शुरू हो जाती है। तारक काय जो होते हैं वो विपरीत ध्रुवों की ओर, तारक काय से जो तारक केंद्र बने हैं वो विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं, विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं
और यहाँ से दोनों तारक केंद्रों से तर्कु तंतु बन जाते हैं। तो ये तर्कु तंतु का निर्माण हो रहा है यहाँ, इस तरह से ये तर्कु तंतु जो है वो बनने शुरू हो जाते हैं। तो तारक केंद्र जो है वो विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं और तर्कु तंतु का निर्माण जो है वो शुरू हो जाता है। गुणसूत्र जो है वो संघनित होने लगते हैं, यानी क्रोमेटिन जाल जो है वो क्रोमेटिन जाल के रूप में नहीं रहता, पतले महीन धागों में आ जाता है और संघनित होने लगते हैं और संघनित होकर ये छोटे व मोटे होने लगते हैं, छोटे व मोटे होने लगते हैं। तो इस तरह से ये गुणसूत्र जो है संघनित होकर छोटे व मोटे हो जाते हैं। तो ये गुणसूत्र और अंत तक पहुंचते पहुंचते, इस प्रावस्था के अंत तक पहुंचते पहुंचते केंद्रक झिल्ली पूर्णतः लुप्त हो जाती है। केंद्रक झिल्ली पूर्णतः लुप्त हो जाती है। केंद्रिका पूर्णतः लुप्त हो जाती है। केंद्रिका पूर्णतः लुप्त हो जाती है। तारक केंद्र जो होते हैं वो बिल्कुल विपरीत ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं। तारक केंद्र विपरीत ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं और तर्कु तंतु का निर्माण जो होता है वो भी पूर्ण हो जाता है। यानी अगर अंत की बात करें हम लोग इसके, तो इसमें जो स्थिति रहेगी अंत में, केंद्रक झिल्ली पूरी तरह लुप्त हो जाएगी, केंद्रिका पूरी तरह लुप्त हो जाएगी, तारक केंद्र जो होंगे वो बिल्कुल विपरीत ध्रुवों पर पहुंच जाएंगे और तारक किरणें इससे निकलने लगती हैं। ये तारक किरणें दिखाई जा रही हैं और तर्कु तंतु का निर्माण बिल्कुल पूर्ण हो जाता है। तो ये तर्कु तंतु हैं। तो इस तरह तर्कु तंतु का निर्माण जो है वो पूर्ण हो जाता है और गुणसूत्र जो है वो बिल्कुल छोटे व मोटे होकर संघनित होकर ये पूर्वावस्था के अंत तक आते आते कोशिका की जो स्टेज है ये स्थिति कोशिका की रहती है। तो ये पूर्वावस्था पूर्ण हुई जिसमें मेन परिवर्तन क्या हुए, एक तो गुणसूत्र छोटे व मोटे हो गए जिससे वो जाल के रूप में नहीं रहकर धागों के रूप में आ गए हैं और केंद्रिका लुप्त हो गई है, केंद्रक झिल्ली लुप्त हो गई है और दोनों तारक केंद्र जो है वो विपरीत ध्रुवों की ओर पहुंच गए हैं। तर्कु तंतुओं का निर्माण पूर्ण हो चुका है। उसके बाद आती है मध्यावस्था। मध्यावस्था यानी मेटाफेज। तो मेटाफेज के अंदर जो सबसे मेन बात आती है उसमें गुणसूत्र जो होते हैं वो बिल्कुल जो ये तर्कु तंतु बने हैं, तर्कु तंतु जो कोशिका के अंदर बने हुए हैं इसके बिल्कुल मध्य पट पर, बिल्कुल सेंटर में, मध्य पट के ऊपर एक पट्टिका के ऊपर व्यवस्थित हो जाते हैं, बिल्कुल सेंटर में। तो जैसे देखें हम लोग, डायग्रामेटिक क्लियर हो जाएगा अपने को। ये कोशिका है, तो ये तारक केंद्र हो गए, ये तारक किरणें और ये तर्कु तंतु हो गए। अब क्या होगा, गुणसूत्र जो होते हैं वो इन तर्कु तंतुओं पर व्यवस्थित हो जाते हैं और बिल्कुल एक मध्य पट्टिका बना देते हैं, यानी बिल्कुल यूं सेंटर में। ये बिल्कुल बीचों बीच व्यवस्थित हो जाते हैं यहाँ, बिल्कुल सेंटर में इस तरह से। तो एक मध्य पट्टिका का निर्माण कर देते हैं मध्य अवस्था के अंदर। गुणसूत्र जो है वो तर्कु तंतुओं पर बिल्कुल कोशिका के मध्य में व्यवस्थित होकर, मध्य रेखा पर व्यवस्थित होकर
मध्य पट्टिका का निर्माण कर देते हैं, जिसमें गुणसूत्र बिंदु जो है वो तो बिल्कुल पट्टिका पर रहता है और जो भुजाएं होती हैं वो ध्रुवों की ओर, इसे ध्रुव बोला जाता है, भुजाएं जो होती हैं वो ध्रुवों की ओर रहती हैं। क्लियर, भुजाएं ध्रुवों की ओर रहती हैं और इस अवस्था में गुणसूत्र जो होते हैं वो सर्वाधिक स्पष्ट दिखाई देते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि गुणसूत्र किस अवस्था में सर्वाधिक स्पष्ट दिखाई देते हैं, तो वो मध्यावस्था के अंदर, मध्यावस्था में गुणसूत्र सर्वाधिक स्पष्ट दिखाई देते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। गुणसूत्र जो होते हैं मध्यावस्था में सर्वाधिक स्पष्ट दिखाई देते हैं। उसके बाद हम बात करें तो आती है पश्चावस्था। पश्चावस्था में क्या होगा? पश्चावस्था में गुणसूत्र जो होते हैं वो विपरीत ध्रुवों की ओर, यानी इधर वाला हिस्सा इधर की ओर और इधर वाला हिस्सा इधर की ओर पहुंचने लगता है। यानी अब बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज हमारी आने वाली है कोशिका विभाजन की। पश्चावस्था, एनाफेज, ये मेटाफेज हो गई। अब हम डिस्कस कर रहे हैं एनाफेज। तो इसमें क्या होगा देखो, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बनने वाली है जिसे हम लोग माइटोटिक अपरेटस, सूत्री विभाजन उपकरण के नाम से जानते हैं। माइटोटिक अपरेटस के नाम से जानते हैं। वो बिल्कुल स्पष्ट हम लोग समझेंगे कि क्या चल रहा है। तो इसमें तर्कु तंतु जो है वो सिकुड़ने लगते हैं। तर्कु तंतु सिकुड़ने लगते हैं, यानी इधर वाला हिस्सा इधर की ओर और इधर वाला हिस्सा इधर की ओर आने लगता है। तो जब ऐसा होगा तब बिल्कुल जो गुणसूत्र के सेंट्रोमियर है, बिल्कुल सेंटर में ये वाला हिस्सा जो है गुणसूत्र का, इसका विभाजन हो जाएगा। ये दो हिस्सों में बंट जाएगा। क्लियर? तो सबसे पहली बात इसमें आएगी कि सेंट्रोमियर का विभाजन हो जाएगा। ये तर्कु तंतु जो है ये सिकुड़ने शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से ये सिकुड़ने लगे हैं। देखो ये सेंटर वाला तो बिल्कुल ऐसे ही रहता है, ये सिकुड़ने शुरू हो जाते हैं और गुणसूत्र जो है सेंट्रोमियर विभाजित हो जाता है। गुणसूत्र का जो सेंट्रोमियर होता है, ये बिल्कुल सेंटर का जो पार्ट होता है, ये विभाजित हो जाता है। तो इस तरह से सेंट्रोमियर का विभाजन हो गया है। क्लियर? अब ये एक क्रोमेटिड इधर आ जाएगा, एक क्रोमेटिड इधर चला जाएगा। तो क्रोमेटिड जो होते हैं वो ऐसे बाहर की ओर हमारे को रखने होते हैं। तो इस तरह से ये गुणसूत्र जो है इसका विभाजन हो जाता है। और जब गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर जा रहे होते हैं, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखने वाली बात है। गुणसूत्र का जो जब विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हैं, गुणसूत्र बहुत ही धीरे धीरे गति करते हैं, तो गुणसूत्र की जो भुजाएं होती हैं, गुणसूत्र की जो भुजाएं होती हैं, तो सेंट्रोमियर विभाजित होने के बाद सेंट्रोमियर जो होता है वो ध्रुव की ओर रहता है और भुजाएं जो होती हैं वो बाहर की ओर रहती हैं। भुजाएं बाहर की ओर रहती हैं, सेंट्रोमियर जो होता है वो ध्रुव की ओर रहता है। और ये बीच में भी इसके ये रेशे दिखाई देते हैं। ये तो यहाँ से विभाजित हो चुका है, लेकिन ये रेशे जो होंगे वो सेंटर में गुणसूत्र अगर बनेंगे तो मान लो यहाँ और गुणसूत्र व्यवस्थित होते हैं, तो यहाँ भी गुणसूत्र लगे होते हैं, तो वो सेंटर में यहाँ भी सेंट्रोमियर होता, यहाँ भी सेंट्रोमियर होता, यहाँ भी सेंट्रोमियर होता, यहाँ भी सेंट्रोमियर होता। अगर और गुणसूत्र हम दिखाते हैं, हमने जस्ट 2 ही गुणसूत्र दिखाए हैं, यदि और गुणसूत्र हम दिखाते तो ये भी सेंट्रोमियर लगे होते। अब ये जो संरचना अंदर बनी है इसे बोलते हैं माइटोटिक अपरेटस। माइटोटिक अपरेटस। अब माइटोटिक अपरेटस में जो रेशे पाए जाते हैं, 3 प्रकार के रेशे माइटोटिक अपरेटस में होते हैं। 3 प्रकार के रेशे कौन कौन से देखो आप। सबसे पहले तो ये माइटोटिक अपरेटस है, इसमें क्या क्या चीजें हैं वो देख लें आप लोग। ये है तारक किरणें,
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं, तारक किरणें हैं ये है तारक केंद्र, तारक केंद्र। और ये रेशे हैं, तरकु तंतु या तरकु रेशे, तरकु तंतु या तरकु रेशे। जो रेशा सेंट्रोमियर से जुड़ा है, ये वाला सेंट्रोमियर से जुड़ा है, इसे हम गुणसूत्री रेशा बोलते हैं। गुणसूत्री रेशा, गुणसूत्री रेशा। जो रेशा बिल्कुल तारक केंद्रों से जुड़ा होता है, इस तारक केंद्र से लेके इस तारक केंद्र से जुड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं हम निरंतर रेशा। ये निरंतर रेशा है, निरंतर रेशा, कंटिन्यूअस फाइबर, निरंतर रेशा, कंटिन्यूअस फाइबर, निरंतर रेशा। तो जो रेशा सेंट्रोमियर से जुड़ा है, सेंट्रोमियर और तारक केंद्र से जुड़ा है। अब ये ध्यान रखें, देखो आप, तारक केंद्र और सेंट्रोमियर से जुड़ा रेशा वो है गुणसूत्री रेशा। जो रेशा दोनों तारक केंद्रों को जोड़ रहा है वो है निरंतर रेशा, निरंतर रेशा। और जो दोनों सेंट्रोमियर के बीच में होता है, ये दोनों सेंट्रोमियर के बीच में, देखो दोनों सेंट्रोमियर के बीच में है, उसे बोला जाता है अंतर क्षेत्रीय रेशा, इंटरजोनल फाइबर, अंतर क्षेत्रीय रेशा। तो 3 प्रकार के रेशे माइटोटिक अपरेटस, अंतः सूत्री विभाजन उपकरण, माइटोटिक यानी सूत्री विभाजन, अपरेटस यानी उपकरण में बनते हैं 3 प्रकार के रेशे। कौन कौन से? गुणसूत्री रेशा, निरंतर रेशा और अंतर क्षेत्रीय रेशा। गुणसूत्री रेशा क्या है? सेंट्रोमियर को तारक केंद्र से जोड़ने वाला रेशा। निरंतर रेशा क्या है? दोनों तारक केंद्रों को जोड़ने वाला रेशा। और अंतर क्षेत्रीय रेशा क्या है? दोनों सेंट्रोमियर को जोड़ने वाला रेशा। उसे हम अंतर क्षेत्रीय या अंतर गुणसूत्रीय रेशा बोलते हैं, अंतर गुणसूत्रीय रेशा उसको बोलते हैं। और इसमें एक चीज और ध्यान रखना, अगली इंपॉर्टेंट बात जो है, तो माइटोटिक ऑपरेटस बना है इसमें। और जब गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर जा रहे होते हैं तो गुणसूत्र जो होते हैं वो विभिन्न आकृतियां बनाते हैं। गुणसूत्र की आकृतियां जो आती हैं वो इसमें ही बनती है। और गुणसूत्र की जो मुख्य आकृतियां है वो वी आकृति, जे आकृति और एल आकृति। वी आकृति, जे आकृति और एल आकृति। वी आकृति क्या होगी? जैसे ये मान लो सेंट्रोमियर है, तो वी आकृति क्या होगी? तो ये इसकी भुजाएं होगी गुणसूत्र की, ये वी शेप आ गई, क्लियर, वी शेप आ गई। जे शेप क्या होगी? ये सेंट्रोमियर है, और ये गुणसूत्र की भुजाएं आ गई, ये जे शेप बन गई, जे शेप। एल शेप क्या होगी? ये सेंट्रोमियर है, ये गुणसूत्र की भुजाएं आ गई, तो ये एल शेप बन गई। तो इस प्रकार जो आकृतियां दिखाई देती है यहाँ, ये आकृतियां बन जाती हैं, अलग अलग आकृतियां। कौन कौन सी? वी, जे या एल आकृतियां बनती हैं। जिसमें वी आकृति बनेगी, जिसमें वी आकृति बनेगी, ऐसे गुणसूत्र हमेशा मध्य केंद्रीय होते हैं। मध्य केंद्रीय यानी जिसका सेंट्रोमियर बिल्कुल दोनों भुजाओं के बीचों बीच होता है, यानी गुणसूत्र की जो दोनों भुजाएं होती हैं बिल्कुल बराबर लेंथ की होती हैं। और जब जे या एल आकृति बनती है तो ऐसे गुणसूत्र उपमध्य केंद्रीय होते हैं। तो ये तो है मध्य केंद्रीय गुणसूत्र, जिसमें हमेशा वी आकृति बनेगी। और जब जे और एल आकृति बनती है तो ऐसे गुणसूत्र उपमध्य केंद्रीय गुणसूत्र होते हैं। उपमध्य केंद्रीय यानी उसमें सेंट्रोमियर के साथ एक भुजा लंबी और दूसरी भुजा छोटी होती है, तो इसे उपमध्य केंद्रीय बोलते हैं, उपमध्य केंद्रीय। अब छोटी भुजा अगर इधर मुड़ गई तो जे शेप बन जाएगी, इधर मुड़ गई तो एल शेप बन जाएगी। तो जे और एल शेप जो बनती है वो उपमध्य केंद्रीय गुणसूत्र की होती है, और वी शेप जो बनती है वो मध्य केंद्रीय गुणसूत्र की होती है। तो ये आ गई हमारे पास पश्चावस्था। पश्चावस्था के अंदर 2 इंपॉर्टेंट बातें, एक तो माइटोटिक अपरेटस बना है, और तरकु तंतु के सिकुड़ने से गुणसूत्र जो होते हैं विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं। और गुणसूत्र की आकृतियां, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गुणसूत्र की आकृतियां कौन सी अवस्था में दिखाई देती हैं? तो वो पश्चावस्था में दिखाई देती हैं।
उसके बाद अंतिम स्टेज आती है अंत्यावस्था। अंत्यावस्था में क्या होगा? माइटोटिक अपरेटस क्लियर है। अब आपसे पूछ लेते हैं, मान लो निरंतर रेशा क्या है? माइटोटिक अपरेटस में निरंतर रेशा क्या है? तो दोनों तारक केंद्रों को जोड़ने वाला रेशा निरंतर रेशा कहलाता है। उसके बाद चले हम, अंतिम अवस्था आती है हमारी अंत्यावस्था। अंत्यावस्था में क्या होगा? गुणसूत्र जो होते हैं वो विपरीत ध्रुवों की ओर पहुंच जाते हैं, विपरीत ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं गुणसूत्र। तो ये हमारा तारक काय हो गया, और गुणसूत्र जो है वो बिल्कुल विपरीत ध्रुवों पर पहुंच गए हैं। तो ये मान लो हमने एक गुणसूत्र दिखा दिया इधर और एक गुणसूत्र दिखा दिया इधर, और ऐसे ये वाले गुणसूत्र इधर पहुंच गए हैं विपरीत ध्रुवों की ओर। ये तारक काय हो गया। अब गुणसूत्रों के चारों ओर, गुणसूत्रों के चारों ओर तर्कु जो होते हैं वो विलुप्त हो जाते हैं, तर्कु तंतु विलुप्त हो जाते हैं और गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर पहुंच जाते हैं। इन्हें अब संतति गुणसूत्र के नाम से हम जानते हैं, संतति गुणसूत्र। प्रत्येक गुणसूत्र ग्रुप के चारों ओर केंद्रक झिल्ली बनने लग जाती है। तो ये केंद्रक झिल्ली का निर्माण होना शुरू हो गया है। तो प्रत्येक गुणसूत्र समूह के चारों ओर केंद्रक झिल्ली बनने लगती है। तो ये केंद्रक झिल्ली बनने लग गई है। केंद्रिका का निर्माण होना शुरू हो जाता है। ये केंद्रिका भी बननी शुरू हो गई है, इधर भी केंद्रिका बननी शुरू हो गई है। केंद्रिका बनने लगती है, गुणसूत्र के चारों ओर केंद्रक झिल्ली बनने लगती है। धीरे धीरे गुणसूत्रों का संघनन कम होता जाता है और गुणसूत्र वापिस जो होते हैं वो धागे नुमा संरचना के अंदर आने शुरू हो जाते हैं, जाल के रूप में आने शुरू हो जाते हैं। तो गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं। अंत्यावस्था के अंदर हम कहेंगे अंत्यावस्था, टीलोफेज। गुणसूत्र जो होते हैं वो विपरीत ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं, तर्कु तंतु विलुप्त हो जाते हैं। गुणसूत्र समूह के चारों ओर, संतति गुणसूत्रों के चारों ओर केंद्रक झिल्ली बननी शुरू हो जाती है, केंद्रिका का निर्माण होना शुरू हो जाता है और इस अवस्था के अंत तक आते आते गुणसूत्र जो पहले संघनित होकर छोटे और मोटे हुए थे उनका संघनन अब कम हो जाता है और वो वापिस अपनी धागे नुमा संरचना, जाल नुमा संरचना में आने लग जाते हैं। तो ये अंत्यावस्था में हुआ। उसके बाद आता है कोशिका द्रव्य विभाजन। तो यहाँ से फिर कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है जिससे दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या उतनी ही होती है जितनी कि जनक कोशिका में थी। ऐसे विभाजन को हम लोग, जब ये जनक कोशिका हो गई या मात्रक कोशिका हो गई, मात्र कोशिका हो गई, उससे जो संतति कोशिकाएं बनी, दो संतति कोशिकाएं बनी एक मात्र कोशिका से, इसके गुणसूत्र और इसके गुणसूत्र बिल्कुल बराबर रहते हैं। तो ऐसे विभाजन को हम सूत्री विभाजन, माइटोसिस के नाम से जानते हैं। इसे समसूत्री विभाजन भी कहा जाता है। तो अब आप देखें, जनक कोशिका में हमने या मात्र कोशिका में हमने दो गुणसूत्र दिखाए, पुत्री में भी दो ही है। ये दो ही हैं क्योंकि अंतरावस्था जब आएगी तब इनकी संख्या डीएनए की प्रतिकृति होगी, डीएनए की प्रतिकृति होगी तो ये फिर बन जाएगा ऐसा ही। क्लियर? वो अंतरावस्था में बन जाएगा ऐसा। तो ये सेम टू सेम गुणसूत्रों की संख्या बराबर रहेगी इस केंद्रक में और इस केंद्रक में। इसलिए ऐसे विभाजन को जिसमें संतति कोशिका और मात्र कोशिका के अंदर गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है, ऐसे विभाजन को हम लोग सूत्री विभाजन या समसूत्री विभाजन कहते हैं। तो आज हमने 4 अवस्थाएं पढ़ी, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था और अंत्यावस्था। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कोशिका द्रव्य के विभाजन की, जिससे ये एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बनेगी। और इसमें एक चीज आपको मैं और भी क्लियर करूंगा कि अंतःसूत्री विभाजन कब बोला जाता है इसे, अंतःसूत्री विभाजन कब बोला जाता है इसे। ये सूत्री विभाजन हमने पढ़ा है, एम फेज हमने पढ़ी है, माइटोसिस हमने पढ़ा है। माइटोसिस को हम लोग सूत्री विभाजन या समसूत्री विभाजन के नाम से जानते हैं। समसूत्री क्यों बोला जाता है? क्योंकि गुणसूत्रों की संख्या इसमें समान रही है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोशिका द्रव्य विभाजन और अंतःसूत्री विभाजन यानी एंडोमाइटोसिस को डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, यदि आपको मेरा वीडियो समझ आया है, अच्छा लगा है, तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। लेकिन अगले वीडियो पर जाने से पहले एक बार फिर मैं बता दूं, गुणसूत्रों की सबसे स्पष्ट जो स्थिति है, सबसे स्पष्ट गुणसूत्र जो है वो कौन सी अवस्था में दिखे? मध्यावस्था में। गुणसूत्रों की आकृतियां कौन सी अवस्था में बनती हैं? पश्चावस्था में। माइटोटिक अपरेटस कौन सी अवस्था में बनता है? पश्चावस्था में। और माइटोटिक अपरेटस के अंदर कौन कौन से रेशे हैं? गुणसूत्रीय रेशे, निरंतर रेशे, अंतर क्षेत्रीय रेशे या अंतर गुणसूत्रीय रेशे। तो ये 3 प्रकार के रेशे माइटोटिक अपरेटस में होते हैं। इसके अलावा यहाँ तारक केंद्र और तारक किरणें भी इसके अंदर होती हैं, लेकिन ये तीनों रेशे इंपॉर्टेंट हैं। तो यदि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुए तो कृपया लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।